नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप मेरे इन वीडियो ट्यूटोरियल्स को पसंद कर रहे हैं व हर बार कुछ नया सीख रहे हैं। इस श्रृंखला में मैं आज आपको बताऊंगी कि हमारी पसंद का कोई जीन यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट या GOI जैसा कि हम इसे कहते हैं को अगर एक एक्सप्रेशन वेक्टर में क्लोन करना है तो उसके लिए रिस्ट्रिक्शन साइट्स का चुनाव कैसे किया जाता है। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, चलिए देखते हैं कि पिछले ट्यूटोरियल में मैंने जो प्लाज्मिड की रिस्ट्रिक्शन मैपिंग के बारे में सिखाया था और 2 प्रश्न दिए थे, उनके उत्तर क्या हैं व उनको कैसे हल किया गया। पहली समस्या थी कि दिए गए प्लाज्मिड पर BAMH1 एंजाइम की कितनी रिस्ट्रिक्शन साइट्स मौजूद हैं। ओके, इस जेल की पिक्चर को गौर से देखते हैं। BAMH1 व PST1 दोनों प्लाज्मिड को 2 टुकड़ों या फ्रेगमेंट्स में काटते हैं और जैसा कि हमने पहले सीखा था कि एक गोलाकार डीएनए जैसे कि प्लाज्मिड डीएनए के जितने टुकड़े होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स भी उतनी ही होती हैं। अतः इस प्रश्न का उत्तर है कि BAMH1 व PST1 दोनों की 2 रिस्ट्रिक्शन साइट्स इस प्लाज्मिड में मौजूद हैं। अब इन रिस्ट्रिक्शन साइट्स को इस गोलाकार प्लाज्मिड के मैप पर इस तरह से लगाएंगे कि इनके द्वारा काटे गए टुकड़ों के साइज दिए गए रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट के साइज से मेल खाएं या मैच करें। अब दूसरे प्रश्न के लिए सिंगल डाइजेशन के फ्रेगमेंट के साइजेस की गणना के लिए हमें एक KPN साइट से दूसरी KPN साइट के बेस पेयर नंबर को घटाना होगा। हमें ये गणना दिए गए मैप से, चित्र से क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में करेंगे। अतः पहले फ्रेगमेंट का साइज होगा 850 बेस पेयर, जो कि 2364 बेस पेयर्स में से 1086 बेस पेयर को घटाकर प्राप्त हुआ। वह यही XYZ जीन का भी साइज है। अन्य KPN1 से KPN1 फ्रेगमेंट होगा 2910 बेस पेयर का। इसी प्रकार SAC1 के लिए अगर हम घड़ी की दिशा में जाएं और गणना करें तो 3 फ्रेगमेंट्स के साइजेस होंगे 1338 बेस पेयर, 626 बेस पेयर व 1796 बेस पेयर। तीसरे फ्रेगमेंट का साइज जानने के लिए हम पहले प्लाज्मिड के साइज यानी कि 3760 बेस पेयर में से 2650 बेस पेयर को घटाएंगे, जो कि होगा 1106 बेस पेयर, और फिर उसमें 690 बेस पेयर जोड़ेंगे, जो कि क्लॉकवाइज अगर हम देखें तो 0 से लेकर पहले SAC1 साइट की लोकेशन है। अतः 1106 व 690 से 1796 बेस पेयर का फ्रेगमेंट साइज प्राप्त होगा। इसी प्रकार डबल डाइजेशन के फ्रेगमेंट्स का साइज जानने के लिए घड़ी की दिशा में 0 से आरंभ करके KPN1 से SAC1 तक 450 बेस पेयर, SAC1 से KPN1 तक 396 बेस पेयर, KPN1 से SAC1 तक 942 बेस पेयर, SAC1 से SAC1 तक 626 बेस पेयर व SAC1 से KPN1 तक 1342 बेस पेयर आता है। अब हम इनको जेल की पिक्चर में साइज के हिसाब से अरेंज कर देंगे। जीन XYZ का साइज KPN1 KPN फ्रेगमेंट के बराबर है, जो कि 850 बेस पेयर होगा। चलिए अब आरंभ करते हैं व रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक के बारे में कुछ प्राथमिक जानकारी लेते हैं। रिकॉम्बिनेंट DNA 2 या 2 से ज़्यादा DNA सीक्वेंसेस जो कि विभिन्न जीवों या स्रोतों से ली गई हैं के नए मेल या कॉम्बिनेशन से बनता है। अब प्रश्न ये उठता है कि अब हम इन DNA सीक्वेंसेस को कैसे व कहाँ काटते हैं व 2 भिन्न सीक्वेंसेस को कैसे जोड़ते हैं। ये प्रक्रिया क्राफ्ट करने के जैसी होती है। यहाँ हम 2 भिन्न रंगों के कागज़ों को एक ही प्रकार की कैंची या सिजर से काटते हैं और फिर उन्हें गोंद से ऐसे जोड़ देते हैं मानो कि वे कभी अलग टुकड़े थे ही नहीं। ऐसे ही हम 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त की गई DNA की सीक्वेंसेस को एक ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटते हैं, जो कि मॉलिक्यूलर सिजर्स या मॉलिक्यूलर नाइव्स भी कहलाते हैं। ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम दोनों DNA की सीक्वेंसेस को एक जैसी जगह पर यानी कि सेम बेस पेयर्स के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स पर काटते हैं व सेम स्टिकी एंड्स प्रदान करते हैं। अब इन सिंगल स्टैंडर्ड स्टिकी या कोहेसिव DNA के एंड्स को यदि एक कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मिल जाए तो ये एंड्स तुरंत आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेते हैं।
वह लाइगेज नामक एंजाइम, जिसे हम मॉलिक्यूलर ग्लू भी कहते हैं, द्वारा जोड़े जा सकते हैं। लाइगेजेस वापस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बनाकर डीएनए के दो टुकड़ों को जोड़ देते हैं। अब ये नया संयोजन या मेल रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए कहलाता है। ये आरडीएनए अब एक जीवित बैक्टीरिया में प्रवेश कराया जाता है, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। वह फिर रेप्लिकेशन के द्वारा अपनी कई हजारों प्रतियां बना सकता है। इस प्रक्रिया को क्लोनिंग कहते हैं। अतः हम आरडीएनए टेक्निक के द्वारा अपने मनपसंद के जीन यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट या जीओआई को एक एक्सप्रेशन वेक्टर में भी इस प्रकार से जोड़ सकते हैं कि ये प्लाज्मिड को नष्ट न करे, वह बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्लोनिंग द्वारा बड़ी संख्या में जीओआई की प्रतियां बना सके व उससे हम अपनी आवश्यकता का प्रोटीन प्राप्त कर सकें। किंतु इस प्रक्रिया के लिए ये अति आवश्यक है कि हमें जीओआई व प्लाज्मिड वेक्टर के रिस्ट्रिक्शन मैप्स का ज्ञान हो, ताकि हम रिकॉम्बिनेशन के लिए सही रिस्ट्रिक्शन साइट्स चुन सकें। चलिए हम जीओआई से आरंभ करते हैं। जीओआई को डीएनए के एक बड़े टुकड़े को सही स्थान पर काट कर प्राप्त किया जा सकता है। अगर हमें इस डीएनए की सीक्वेंस पता है तो हम वेब कटर जैसे सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग करके इसका रिस्ट्रिक्शन मैप बना सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर इस डीएनए में मौजूद सभी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट्स को एक टेबल में दर्शाएगा। अगर हमारी पसंद की रिस्ट्रिक्शन साइट्स जीन ऑफ इंटरेस्ट में मौजूद नहीं है तो हम जीओआई को पीसीआर प्राइमर्स की मदद से एम्पलीफाई करते हैं। इन पीसीआर प्राइमर्स के 5 प्राइम एंड या सिरों पर मनचाही नई रिस्ट्रिक्शन साइट हम जोड़ सकते हैं, जिसका प्रयोग फिर पीसीआर प्रोडक्ट को एंजाइम द्वारा काट के रिकॉम्बिनेशन के लिए किया जाता है। इस प्रक्रिया के बारे में मैं और विस्तार से अपने आने वाले वीडियो यानी कि पीसीआर एप्लीकेशंस के बारे में जो होगा उसमें बताऊंगी। हम पहले वेक्टर पर भी 1 या 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स चुन सकते हैं, फिर इनका प्रयोग करके जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाइजेस्ट करके ये देख सकते हैं कि ये एंजाइम जीओआई के प्रोटीन कोड वाले हिस्से को ना काटता हो, अन्यथा जीओआई बर्बाद हो जाएगा। ये एक क्लोनिंग वेक्टर PUC18 है, जहां हम अपना जीओआई इस वेक्टर की मल्टीपल क्लोनिंग साइट या MCS में क्लोन करेंगे। इसके लिए हमें एक ऐसी 1 या 2 रिस्ट्रिक्शन साइट चुननी होंगी जो जीओआई व वेक्टर MCS दोनों में मौजूद हों व जीओआई को कोडिंग रीजन या ओपन रीडिंग फ्रेम में ना काटती हों। MCS के दोनों और सीक्वेंसिंग प्राइमर्स के लिए स्पेशल सीक्वेंसेस होती हैं। जिस जीओआई की सीक्वेंस ना पता हो वह हम ज्ञात करना चाहते हो तो हम इन प्राइमर्स का उपयोग करके सीक्वेंसिंग जान सकते हैं। इस उदाहरण में हम एक जीओआई ABC का रिस्ट्रिक्शन मैप देख रहे हैं। BGL2 व NDE1 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इस जीन के कोडिंग पार्ट, जो कि पीले रंग से दिखाया गया है, को काटते हैं। अतः हम इन 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को क्लोनिंग के लिए नहीं प्रयोग कर सकते। अब हम प्लाज्मिड PUC18 की MCS को देखते हैं। यहाँ ये जीन ABC को जोड़ना है। PUC18 की यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स यहाँ हरे रंग से दर्शाई गई हैं। याद रहे कि हमें जीओआई व प्लाज्मिड MCS को एक ही जैसे एंजाइम से काटना है। BGL2 व NDE1 PUC18 की MCS में वैसे भी मौजूद नहीं है, अतः हम EcoR1 या PST1 या दोनों एंजाइम्स का प्रयोग करेंगे। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि रिकॉम्बिनेशन तो एक ही एंजाइम से काटकर भी किया जा सकता है, तो फिर हम 2 रिस्ट्रिक्शन साइट्स क्यों पसंद करते हैं? अगर हम 2 एंजाइम्स के द्वारा जीओआई व वेक्टर का डबल डाइजेशन करके क्लोनिंग करते हैं तो इस प्रक्रिया को डायरेक्शनल क्लोनिंग कहते हैं। यह प्रक्रिया सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाती है। अगर हम एक ही एंजाइम का प्रयोग करेंगे तो जीओआई व वेक्टर दोनों के कटे हुए सिरों की सीक्वेंस एक जैसी होगी व जीओआई अपने आप को वेक्टर में किसी भी दिशा में डाल सकता है, जैसे कि यहाँ मैंने दिखाया है। और अगर जीओआई से हमें प्रोटीन प्राप्त करना है तो इस प्रकार की क्लोनिंग में प्रमोटर व स्टार्ट कोडॉन एक ही दिशा में नहीं होंगे, अतः डायरेक्शनल क्लोनिंग ही ज़्यादातर प्रयोग की जाती है। इसके अलावा अगर प्लाज्मिड को एक ही एंजाइम से काटा जाता है तो वह स्वलाइगेशन के द्वारा वापस गोलाकार प्लाज्मिड में बदल सकता है व इस प्रकार हमारा जीओआई प्लाज्मिड की सीक्वेंस में नहीं जुड़ पाएगा। यहाँ हम डायरेक्शनल क्लोनिंग कर रहे हैं व KPN1 व EcoR1 एंजाइम्स को चुनेंगे जिसकी रिस्ट्रिक्शन साइज बहुत भिन्न है। जीओआई व PUC18 को इन दोनों एंजाइम्स द्वारा काटा जाएगा
ताकि ABC जीन एक ही दिशा में वेक्टर से जुड़े। अब बात करते हैं कुछ एक्सप्रेशन वेक्टर्स की जिनमें कुछ अतिरिक्त विशेषताएं भी होती हैं, जैसे कि कुछ ऐसे फीचर जिससे हमारा GOI बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसक्रिप्शन व ट्रांसलेशन प्रक्रियाओं द्वारा प्रोटीन बना सकता है। जैसे कि एक E. coli बैक्टीरियल एक्सप्रेशन वेक्टर है PT7 फ्लैग 2। ये 4.8 किलोबेस आकार का है व इसमें एक फ्लैग एपिटोप सीक्वेंस है जो कि हमारे GOI के साथ फ्यूज हो जाती है। वह ट्रांसलेशन के बाद जब प्रोटीन में परिवर्तित होती है तो एंटी फ्लैग एंटीबॉडी को यूज़ करके हमारे GOI के प्रोटीन के शुद्धिकरण या प्यूरिफिकेशन में लाभदायक होती है। इस वेक्टर में PBR322 व F1 की ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंसेस हैं। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है जो कि सिलेक्शन मार्कर का काम करता है। वह एक अति प्रभावशाली T7 वायरस की प्रमोटर सीक्वेंस है जिससे हमारा GOI ट्रांसक्राइब किया जाता है। इसके अलावा ब्लू वाइट कॉलोनी का सिलेक्शन फीचर, T1 व T2 ट्रांसक्रिप्शन के टर्मिनेटर्स भी मौजूद हैं। ऐसे ही एक मेमेलियन एक्सप्रेशन वेक्टर है PEGFPC1 जो कि मेमेलियन सेल्स व बैक्टीरिया दोनों में ही व्यक्त किया जा सकता है। इस वेक्टर में एक हरा फ्लोरेसेंट प्रोटीन या ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन GFP का वेरिएंट जीन है जो लाल फ्लोरेसेंस देता है। इस जीन की सीक्वेंस हमारे GOI से फ्यूज होकर एक नया प्रोटीन बनाती है जो लाल रंग की फ्लोरेसेंस देता है। इस वेक्टर में मेमेलियन सेल से में प्रोटीन बनाने के लिए एक कोज़ैक सीक्वेंस या ट्रांसलेशन शुरू करने की साइट होती है जिससे ट्रांसलेशन प्रक्रिया और भी प्रभावी हो जाती है। इसके अलावा एक प्रभावशाली प्रमोटर सीक्वेंस भी मौजूद है जो CMV या साइटोमेगालोवायरस से ली गई है। एक पॉली ए टेल जोड़ने की सिग्नल सीक्वेंस जो कि SV40 वायरस से ली गई है EGFP जीन के नीचे मौजूद है। वह फ्यूजन प्रोटीन के mRNA में 3 प्राइम एंड पर मिलती है। एक नियोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन जो कि E. coli बैक्टीरिया में कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है इस वेक्टर में मौजूद है। इसके अलावा SV40 ओरिजिन सीक्वेंस मेमेलियन सेल्स में प्रयोग करने के लिए PUC ओरिजिन E. coli के लिए व F1 ओरिजिन सिंगल स्टैंडर्ड DNA बनाने के लिए मौजूद है। एक और पॉली ए सिग्नल जो कि HSV वायरस के थायमिडीन काइनेज जीन से लिया गया है हमारे GOI को बैक्टीरियल सेल्स में भी प्रयोग करने योग्य बनाता है। ये वेक्टर काफ़ी जटिल हो सकते हैं किंतु इनमें इतने फीचर्स होने के कारण बहुत सी प्रक्रियाओं में लाभदायक भी हैं। चलिए अब इस समस्या को हल कीजिए जहां हमने एक जीन यम्मी केक का रिस्ट्रिक्शन मैप दिखाया है। हमें एक PUC वेक्टर में इसे क्लोन करना है जिसकी MCS मैंने यहाँ दी है। कोई भी 2 ऐसी रिस्ट्रिक्शन साइट्स MCS में से चुनिए जो हमारे GOI को सही दिशा में क्लोन करे ताकि M13 PUC सीक्वेंसिंग प्राइमर जो कि SO100 का प्रयोग करके इस GOI की सीक्वेंसिंग की जा सके। अपने उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिए व मेरे उत्तर जो कि मेरे अगले ट्यूटोरियल के आरंभ में दिया जाएगा से मैच कीजिए। आशा करती हूँ आपको ये विषय रोचक लगा व ये समस्या भी चैलेंजिंग लगी। अपने प्रश्न व सुझाव कमेंट सेक्शन में दीजिए व मेरे वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगले हफ्ते हम PCR व PCR की रिएक्शन कैसे असेंबल की जाती है, कैसे उसकी गणना या कैलकुलेशन की जाती है के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद व नमस्कार।